कि बांग्लादेश में बीएनपी की जीत और जमात की हार के भारत के लिए क्या है मायने। कुल मिला के 350 सीटें होती हैं, 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पार्टी रही है नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि स्टूडेंट्स की पार्टी थी। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के वोटर माने जाते थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर बीएनपी को वोट दिया है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश में बीएनपी की जीत और जमात की हार के भारत के लिए क्या है मायने। तो आइए विश्लेषण करते हैं विस्तार से इन सभी घटनाक्रम का कि इसके क्या मायने होंगे भारत के लिए। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस आम चुनाव में जो स्पष्ट बहुमत है वो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिल चुका है। उन्हें कुल मिला के 300 में से 212 सीटें मिल चुकी हैं। जो बांग्लादेश की संसद है वो उसमें कुल मिला के 350 सीटें होती हैं, 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, और जो भी पार्टी जिस रेशो में सीट जीतती है उसे उस रेशो में वो महिला सीट दे दी जाती है। तो यानी अगर हम स्पष्ट रूप से विश्लेषण करें तो 212 सीटें तो बीएनपी जीत चुकी है, और इसके साथ साथ अगर उसके रेशो के हिसाब से देखें तो लगभग 30-32 सीटें उसे और महिलाओं की भी मिलेंगी, तो लगभग 240-45 सीटें बीएनपी को मिल चुकी हैं 350 सीट्स की बांग्लादेशी संसद में। दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी रही है वो रही है जमात इस्लामी, जो कि बहुत ही कट्टरपंथी पार्टी मानी जाती है, और पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा वो प्रयास कर रही थी कि इस चुनाव में वो बहुमत हासिल करें, लेकिन उन्हें मिली हैं 77 सीटें, यानी वो बहुमत से काफ़ी दूर रहे हैं और बांग्लादेश की जनता ने उन्हें एक तरह से नकार दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट पार्टी रही है नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि स्टूडेंट्स की पार्टी थी, जो कि आपको याद होगा शेख हसीना की सरकार को गिराने, शेख हसीना को भारत से बाहर भेजने और निरंतर आंदोलन करने के लिए प्रसिद्ध रही है, लेकिन उसे केवल 8 सीटें मिली हैं। और इसके बाद आपको पता ही है कि जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसे बांग्लादेश सरकार ने इस चुनाव में लड़ने से बैन किया हुआ था, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाई। अब भारत के लिए क्या मायने हैं बीएनपी की जीत के, जमात की हार के, उनका विश्लेषण बिंदुवार करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बांग्लादेश की जनता ने एक तरह से जमात को नकार कर कट्टरवाद को नकार दिया, यानी वो नहीं चाहते कि जो आगे बांग्लादेश जा रहा है वो कट्टरवाद के तरीके से आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का विकास हो, ना कि धार्मिक आधार पर विकास हो। दूसरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, जो परंपरागत रूप से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के वोटर माने जाते थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर बीएनपी को वोट दिया है। जो हिंदू बहुल 30 से 32 सीटें रही हैं उनमें अधिकांश में बीएनपी जीती है, यानी बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी तारिक रहमान और बीएनपी पर विश्वास जताया है, उनकी बातों पर विश्वास जताया है। तीसरी चीज़ है कि अगस्त 2024 से जिस तरह से शेख हसीना की सरकार को हटाने के पश्चात जिस तरह से अराजकता फैली हुई थी बांग्लादेश में, निरंतर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, उसमें भी कमी आने की, खत्म होने की संभावना बन रही है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बांग्लादेश की जनता है उसने एक तरह से जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी है, जो पाकिस्तान समर्थक है, जो पाकिस्तान उसका समर्थन करता है, वो पाकिस्तान का समर्थन करती है, उस पार्टी को नकार कर पाकिस्तान को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो अपनी राजनीति में आपकी भूमिका नहीं चाहती, यानी पाकिस्तान की भूमिका वो नहीं चाहते। भले पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा हो भारत के साथ, बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की, तो ये स्थितियाँ बन रही हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही है कि बांग्लादेश की जनता ने जिस तरह से स्टूडेंट ने, ये शेख हसीना की सरकार को गिराने में स्टूडेंट यानी का काफ़ी बड़ा रोल था, नेशनल सिटीजन पार्टी भी बनाई थी स्टूडेंट्स ने, उनको भी बहुमत नहीं दिया, उनको भी अधिकांश सीट नहीं दी। इसका मतलब ये है कि जनता ये मान रही है कि स्टूडेंट का रोल तो है उनकी राजनीति में, लेकिन अभी वो इतने अनुभवी नहीं है कि देश को चला सकें, इसलिए एक अनुभवी व्यक्ति और अनुभवी पार्टी बीएनपी को हाथ में ही उन्होंने बहुमत दिया। तो ये काफ़ी अच्छा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आवश्यक है कि बांग्लादेश में जो चुनाव होते हैं उनमें स्पष्ट बहुमत मिलता है लगभग सभी पार्टियों को चुनाव में, ये एक उनकी परंपरा रही है। जनता मतलब स्पष्ट बहुमत ही देती है किसी भी पार्टी को। तो इस तरह का अगर हम देखें तो अब तारिक रहमान 16 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की उनकी पूरी संभावना है, तो उनके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं प्रारंभिक। तो देखिए, उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो तो यही है कि कैसे वो भारत, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच में बैलेंस रखते हैं। अगर उन्होंने
जैसा कि वो बीच बीच में बोलते रहे हैं, बांग्लादेश फर्स्ट की नीति का पालन करेंगे, यानी बांग्लादेश के हितों को देखेंगे। अगर वो इस पर चल पाए तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश का विकास कर लेंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ उनके सामने आने वाली है कि बांग्लादेश चुनाव के पूर्व मोहम्मद यूनुस ने 3 दिन पूर्व ही अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील की है। टेक्सटाइल की कीमत पर एक ऐसी ट्रेड डील कर ली है अमेरिका के साथ जो लॉन्ग टाइम बांग्लादेश के लिए नुकसानदायक साबित होगी। तो अब तारिक रहमान उस डील को रिव्यू कैसे करेंगे और साथ में उससे उसके जो ख़राब बिंदु हैं उससे कैसे बचेंगे, इस पर भी बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब उनकी भूमिका रहेगी। तीसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को परंपरागत रूप से चीन का करीबी माना जाता रहा है, तो अब वो कैसे इससे निकलेंगे ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश पर बहुत ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का बढ़ गया है। मोहम्मद यूनुस एक तरह से उनके हाथ की कठपुतली ही हैं, तो उस प्रभाव से वो कैसे बांग्लादेश को निकालेंगे ये भी एक चुनौती उनके सामने रहेगी। फिर देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चुनाव के साथ रही है कि मोहम्मद यूनुस ने इस आम चुनाव के साथ साथ जनमत संग्रह भी कराया था। बहुत सारे बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के हिसाब से कुल मिला के 84 बिंदुओं पर उन्होंने जनमत संग्रह भी कराया था, जिसमें जनता ने 60% जनता ने लगभग जनमत संग्रह के पक्ष में वोटिंग की है। तो अब एक चुनौती तारिक रहमान के सामने ये भी रहेगी कि जब जनता बोल रही है कि वो संविधान संशोधन हो, तो क्या वाकई तारिक रहमान वो संविधान संशोधन करेंगे? क्योंकि उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उनमें ये भी है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति के जो शक्तियां हैं वो बढ़ाई जाएंगी, प्रधानमंत्री के पद को सिर्फ 2 बार ही एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा सीमित किया जाएगा, और बहुत सारे प्रावधान हैं। तो अगर इन सब चीज़ों को हम विश्लेषण करें, विस्तार से देखें, तो तारिक रहमान के सामने आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन अगर वो अपनी बांग्लादेश फर्स्ट और बांग्लादेश को डेवलप करने की नीति पर आगे बढ़े, कट्टरपंथ से उन्होंने दूर रखा, भारत और अन्य सहयोगियों के साथ बढ़िया संबंध स्थापित किए, तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश आने वाले समय में तरक्की कर सकता है। और अगर वो इसमें असफल रहे तो जिस तरह से बांग्लादेश पिछले 1-1.5 साल से अराजक स्थिति में है, वो ही स्थिति आगे बन सकती है। धन्यवाद।